हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव और आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ इन्वर्स टी फंक्शंस, जिसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। ये टॉपिक क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताने पड़ेंगे मेरे को। जैसे पहला टॉपिक, तो पहला पॉइंट तो यही सबसे मेन है कि मैं बुक कौन सी फॉलो कर रहा हूँ। जो मेरे द्वारा बुक फॉलो करी जा रही है वो है एस चंद पब्लिकेशंस के द्वारा लिखी हुई एस चंद पब्लिकेशंस की बुक, जिसे ओपी मल्होत्रा ने लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको कोई और बुक फॉलो करवानी है, यानी आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक फॉलो भी करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सी और बुक बढ़िया रहेगी फॉलो करने के लिए, जिससे मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करा सकूं, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप बोर्ड में मार्क्स लूज़ ना करें। अच्छा, अब मैं डिस्कस क्या करूँगा तो वो भी पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के दौरान मैं सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स जितने भी आपको बुक में दिए होंगे, जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन होंगे, फिर जितने भी चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं या पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए जाएंगे, जिससे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हर एक क्लास के बाद आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं वो नंबर में, और उन होमवर्क क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल्ड सोल्यूशन। ठीक है, फिर भी अगर आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा एक ज़रिया होगा बात करने का। ठीक है, ये सेशंस रेगुलरली आएंगे। अब क्योंकि फ़िलहाल के मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स इंग्लिश में अपलोड किए थे, ठीक है, तो वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे अब हिंदी डायरेक्टली, तो उनको आप देख सकते हैं हिंदी में जाके। बाकी रेगुलरली लेक्चर्स मतलब मैं वीक में 4 to 5 लेक्चर्स लाऊंगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 लेक्चर्स के अबाउट आएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, यस, मेन पॉइंट, आफ्टर एवरी लेक्चर्स फ्रॉम इन अ वीक, मतलब 4 से 5 लेक्चर होने के बाद एक हफ्ते में आपका एक क्विज होगा। क्विज मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं, इसे टेस्ट भी कह सकते हैं कि एक टेस्ट होगा, जिसमें बेसिकली ये जो भी 4 से 5 लेक्चर में हम टॉपिक या कवर करेंगे, उसके ऊपर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट होगा ये, इसमें क्वेश्चंस होंगे एंड टाइम लिमिट आपको बता दिया जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर फर्स्ट क्विज की बात करूँ मैं, तो वो उसका टाइमिंग 1 आवर रहेगा, और उसके सॉल्यूशंस बेसिकली आपको उसी दिन मिल जाएंगे। जैसे, हाँ, 11th पॉइंट इसे मैं कह देता हूँ। जैसे क्विज आपको मिलेगा सुबह 10 बजे के, ठीक है, 10 बजे अपलोड हो जाएगा, और उसके सॉल्यूशंस आपको उसी दिन शाम 5 बजे मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह 10 बजे वीडियो चालू करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अपने सॉल्यूशन सॉल्व करने, एंड शाम को 5 बजे जब वो सॉल्यूशंस आएंगे तो आपको आंसर, अपने आंसर्स चेक करने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th पॉइंट, आपको अपने आंसर्स चेक करने के बाद अपने स्कोर्स, मतलब जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, उनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, जिससे मुझे एक्चुअली पता चल पाए कि आपको कितना सीखने को मिला, कितना आप सीख रहे हैं, और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे एक इंट्रैक्शन बना रहे हमारे बीच, और मैं जान सकूँ कि आपको किस जगह कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हम वो चीज़ सॉर्ट आउट कर सकें। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स तो लगभग मैंने क्लियर कर ही दिए हैं, और बाकी जो भी कुछ रह गए होंगे तो मैं लेक्चर के दौरान क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, इन्वर्स टी फंक्शन। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स रिकॉल कराना चाहूँगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि फर्स्ट चैप्टर ही है इस बुक में आपके, तो अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी पढ़ा है तो कुछ पॉइंट्स बेसिक से मैं बता देता हूँ जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं पे हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, तो उनका यूज़ करने के लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जिसे हम पॉइंट्स टू रिमेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिमेंबर रखने के लिए। अच्छा, पहली चीज़ आती है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। ये पहला लेक्चर आज जी का बेसिक पूरा उसी पे क्लियर होगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, और कल से हम चालू करेंगे हमारा टॉपिक इन्वर्स टी फंक्शंस, यानी नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 2 में हम इन्वर्स टी फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। और आज के पूरे लेक्चर में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है, और बाकी ये चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये इन्वर्स टी फंक्शंस होने के बाद जब चालू करें। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब सिर्फ दो चीज़, जब भी रिलेशन वर्ड है तो दो चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, सेट एंड ऑर्डर्ड पेयर।
कुछ भी और याद नहीं है, क्या रहना है, एक सेट, यानी जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी भर दूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स, वो एक सेट याद रखना है। और दूसरा आपको ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर्स आपने पढ़े हो, पता होगा, इस तरह एक्स कॉमा वाई टाइप के होते हैं, इनको पेयर्स बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए हमको, चाहिए एक सेट और एक ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर वो एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का तो वो एक रिलेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, कोई भी सेट के देखो, सेट आपको पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, मतलब उसमें डिफाइन होनी चाहिए हर चीज़, ये नहीं कुछ भी भर सकता हूँ, हर किसी भी एलिमेंट को मैं इसमें रख दूँ और बोल दूँ इस सेट है, ऐसा नहीं होता, उसमें डिफाइन होना चाहिए, मतलब मैं कोई शंका ना हो कि नहीं इसमें ये एलिमेंट रखें या ना रखें। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ टॉप 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक सेट बनाऊँ और उसमें लिख दूँ कि टॉप 10 सेलिब्रिटीज़ आएंगी इंडिया की, ठीक है, टॉप 10 सेलिब्रिटीज़ ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे शंका होगी, मतलब एलिमेंट्स आने की संभावना नहीं पता होगी, कोई कहेगा किसी एक हीरोइन को रखें, कोई कहेगा दूसरी हीरोइन को रखें, तो सबके लिए डिफरेंट होए सर एलिमेंट्स, इसके 10 एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, डिफरेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि टॉप 10 या फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होंगे एक सेट में, तो अब ये इसका आंसर सबके लिए फिक्स होगा, क्योंकि सब जानते हैं प्राइम नंबर स्टार्टिंग के 10 क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सबके लिए कॉमन होगा। तो जिसका आंसर सबके लिए फिक्स हो या सेम हो वही एक सेट डिफाइन करता है, ठीक है, ये तो हो गया सेट की बात। तो मुझे इसमें एक सेट चाहिए रिलेशन डिफाइन करना। अच्छा, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर मतलब पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स को मैं दो के संग पेयर करके लिखूँ, पेयर करना था उनमें आपस में एक रिलेशन, एक रिश्ता होना चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो ये एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट मेरे को मिलेगा यही मेरा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मतलब एक्स के लिए मेरे को वाई का एक पॉइंट मिला, तो इसी को मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूँ। तो यही दोनों चीज़ से मैं मिलके बनाया था रिलेशन। बस यहाँ पे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो एक रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आर इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 1,3 एंड 4,3, तो बेसिकली इट्स अ रिलेशन, डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये एक सेट है पहली बात, ठीक है, डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं बढ़ सकता, तो ये आशंकित है, मतलब पूरी तरह इसमें एलिमेंट्स फिक्स है। अच्छा, दूसरी चीज़, तो सेट तो हो गया, वी आर डन विद द सेट। अब क्या चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर्स, वो इसमें है 1,3 एंड 4,3, ये ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं, और कुछ नहीं, एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं, और एक्स और वाई क्या होंगे, रियल नंबर्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया, नो डाउट। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल पे मैं भी थोड़ी देर बाद बढ़ूंगा, पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ये भी एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर सकते हैं 0, 0, 5, 9 एंड -1, 3, ज़रूरी नहीं यही कुछ भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दो पेयर उठाए थे, जबकि सेकंड में थर्ड में मैंने तीन पेयर उठाए। तो अब एक जाहिर सा सवाल पैदा होता है कि क्या लिमिटेड है ये, मतलब क्या मैं गिनती के पेयर उठा सकता हूँ कि दो या तीन, या सिर्फ गिनती के कुछ एन पेयर ही उठा सकता हूँ, एन मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, कि स्टार्टिंग में मैं 10 उठा सकता हूँ या 20 उठा सकता हूँ, ऐसा कोई लिमिटेड है, या मैं जितने मर्जी जाऊँ उतने उठा सकता हूँ, मेरे ऊपर, सोचिए और थोड़ा जवाब दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, वेल ऐसा कोई भी लिमिटेड नहीं है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर उठा सकते हैं, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑर्डर्ड पेयर भी रख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ दो ही रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, या कुछ गिनती के 10, 12 या एन रख सकते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर है ये हमारे दो एग्जाम्पल जो आपको ये बात क्लियर कर, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाला देखिए, इसमें मैंने इस तरह एलिमेंट्स को अलग अलग ना लिख के मैंने एक जनरल फॉर्म में लिखा है, सेट कंटेनिंग एक्स कॉमा वाई पेयर, ठीक है, सच दैट, इसका मतलब होता है इनका सच दैट, मतलब क्या कंडीशन है इनके पास, एक्स कॉमा वाई आर इन डब्ल्यू, एक्स और वाई किसमें, डब्ल्यू में, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर। अच्छा, ये है मेन चीज जो बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए इस आर सेट के अंदर, अभी रिलेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी वो हम चेक करेंगे, तो इस आर सेट के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो हम इससे पता करेंगे कि कौन कौन से। अच्छा, अब किसी को पता ना हो कि डब्लू मतलब क्या है, तो डब्लू मतलब होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई बेसिकली उसमें से हो सकते हैं और वो इसको सेटिस्फाई। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो बहुत आसान होंगे। तो जैसे स्टार्टिंग करते हैं जीरो से,
बेसिकली इसको सेटिस्फाई करने चाहिए वो पॉइंट्स, जो भी पेयर आए वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक्स को लेता हूँ 0, तो यहाँ पे मैं एक्स को अगर 0 रखता हूँ तो वाई क्या था, 0 टू द पावर 5 मतलब 0, तो यानी 0 0 इसके अंदर हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा उठाता हूँ, x1 ले सकता है, तो x1 उठाता हूँ तो 1 टू द पावर 5 1 हो जाएगा, तो यानी y भी 1 हो जाएगा, तो इसमें एक 1 1 भी पेयर है। ठीक है, अच्छा अब मैं उठाता हूँ x को 2 ले सकता हूँ, तो y क्या हो जाएगा बेसिकली 2 की पावर 5, एंड 2 की पावर 5 इज नथिंग बट 32, राइट। तो इसमें एक पेयर होगा 2 32 एंड सो ऑन, और इस तरह मैं चला जा सकता हूँ। कोई एंड है इसका? नहीं। होल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, इनका कोई एंड नहीं है कि नहीं ये 10,000 ही हो सकते हैं, 12,000 ही हो सकते हैं, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, एक्स और वाई की कोई लिमिट नहीं, ये कितने भी हो सकते हैं, और कितने भी हो सकते हैं तो कितनी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो मतलब कितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सकते हैं। तो यानी बेसिकली सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने? इनफाइनाइट, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, कितने हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट नंबर पेयर ही हो सकते हैं। पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर कर लीजिए। अच्छा अब बात करते हैं रिलेशन है या नहीं, तो क्लियरली दिख रहा है सेट है, नो डाउट, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें फिक्स है। हम हर कोई एलिमेंट नहीं रख सकते, हम ये नहीं कह सकते कि -1 को -1 भी आएगा, नो, हर एक में फिक्स है क्योंकि वो इस रूल को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा दूसरा बात करते हैं कि हाँ, कि ये सेट तो हो गया, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर्ड पेयर्स है तो डेफिनेटली आपको दिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो इसमें भी कोई शंका नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा अब एक क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सवाल, कि अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेकंड वाले एग्जाम्पल में थोड़ा क्लियर कर देते हैं बोर्ड, तो अगर इस सेम एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे ये कंडीशन जो है इसको हटा देता हूँ, y इज इक्वल टू x⁵ हटा देता हूँ और सिर्फ इतना रखता हूँ, सेट x y x एंड y एंड w, तो क्या ये रिलेशन होगा? तो क्या ये रिलेशन होगा? क्या ये तभी रिलेशन ही बनेगा? क्या ये सेट और ऑर्डर्ड पेयर्स ही कहलाएगा या नहीं? थोड़ा सोचिए। वेल आई होप आपने सही सोचा होगा, तो यस, ये तब भी रिलेशन ही होगा, कोई इसमें शंका नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज़ ये सेट तो तभी भी बनेगा क्योंकि तभी भी इसमें सिर्फ होल नंबर्स में ही रख सकता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यूज में कुछ भी नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक सेट होगा, और जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स और वाई टाइप के होंगे तो तब भी ये रिलेशन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आई होप अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में रिलेशन मतलब क्या होता है, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और कैसे मैं उसे प्राप्त करूँ। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला एग्जांपल हमने अभी किया है इसका थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन इस तरह भी लिखा जा सकता है, एग्जांपल नंबर 4, r इज इक्वल टू एक्स वाई पेयर सच दैट, अब यह पहले ही दे दिया है कि किस तरह वो रखूंगा मैं एलिमेंट्स, x इक्वल टू वाई टू द पावर n टाइप के। अच्छा n क्या है? n बेसिकली n है। नाउ व्हाट इज दिस n? अभी आपने w बताया, अब n क्या है? n बेसिकली नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, जो होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3। एंड बता दूं कि नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में जो इतना डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स में 0 भी आता है, नेचुरल में 0 नहीं आता, 1 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये बेसिक से पता होगा आपको डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स में रख रहा हूँ x इक्वल टू वाई टू द पावर n टाइप के, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो कोई भी पेयर। अच्छा अब यहाँ पे x और y में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ x और y कुछ भी हो सकते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा होल नंबर्स में वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो किसी भी रियल नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ और n कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, उस टाइप से इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, तो डेफिनेटली सेट है, नो डाउट, और एलिमेंट्स भी इसके ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं, तो कोई नहीं। हाँ अगर मैं ये करता, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ ये हटा दूँ और ये हटा दूँ और सिर्फ रखूँ सेट में x सच दैट x इज इक्वल टू वाई टू द पावर एन फाइव नेचुरल, एंड y मैं कुछ भी फिक्स कर दे सकता हूँ, जैसे मैं अगर मैं सपोज y2 रख दूँ, हाँ, तब बताइए, तब क्या ये रिलेशन होगा या नहीं? आप बताइए। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ सेट कंटेनिंग x है 2 की पावर n, n है नेचुरल नंबर, बस, तब बताइए क्या रिलेशन होगा? नहीं, जाहिर सी बात नहीं होगा, सेट तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन वेल डिफाइंड है।
ठीक है, मुझे पता है इसी टाइप के एलिमेंट्स जो होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वही इसमें आएंगे, मतलब 2 की पावर से आएंगे उसमें, हर एक नेचुरल नंबर के 1 2 3 के लिए 2 की पावर से आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। बट ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है यहाँ पे, सी सिर्फ एक एलिमेंट एक्स है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस तरह जिसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जिसको मैं इस तरह पेयर की फॉर्म में लिख दूंगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन के लिए दोनों चीज़ चाहिए मेरे को, सिर्फ सेट से काम नहीं चलेगा और सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर से काम नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए अब तक का डिस्कशन शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको रिलेशंस के लिए, ठीक है, और नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, जो कि है फंक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे बेसिकली हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा फंक्शंस। इन्वर्सली फंक्शंस में फंक्शंस ही नाम होता है और धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एक्चुअली थोड़ा वेट करिए। अच्छा, फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, तो फंक्शन इज अ रिलेशन, रिलेशन होता है। अब रिलेशन तो होता है पर एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, मतलब इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो उसके द्वारा से फॉलो करनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब सिंपल से इतना है कि कोई भी दो डिफरेंट अगर ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो ही मैंने बताया पेयर होने चाहिए ना सेट के अंदर, तो कोई भी अगर दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो उनके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट मतलब ये, जो कोई भी पेयर होता है जैसे एक्स का वाई है, तो इसमें जो एक्स है वो बेसिकली होता है फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब उसका पहला हिस्सा, एंड वाई जो होता है वो उसका सेकंड कंपोनेंट होता है, यानी दूसरा हिस्सा से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर दो डिफरेंट में उठाता हूँ, अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग, तो उनका पहला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, एक जैसा उनका पहला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन कहलाएगा। कोई भी दो, ठीक है, नो टू मतलब कोई भी दो को मैं उठाऊँ, ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर दो के लिए हो गया तो हर एक के लिए होगा ना, किसी भी अगर दो को मैं उठा रहा हूँ, अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, रिलेशन होना चाहिए वो, और ऐसी प्रॉपर्टी होती है तब वो फंक्शन हो जाएगा। बस इतना चीज़ है, मतलब फंक्शन में बेसिकली क्या, रिलेशन, रिलेशन के साथ एक प्रॉपर्टी, इसको आप आर प्लस पी से भी याद रख सकते हो, एक शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहो। रिलेशन के लिए पता है क्या चाहिए, और रिलेशन को आप जैसे याद रख सकते हो एस प्लस ओ, ठीक है। रिलेशन के लिए आपको चाहिए एस प्लस ओ, मतलब सेट विद ऑर्डर्ड पेयर, एंड फंक्शन के लिए आपको आर प्लस पी, मतलब एक प्रॉपर्टी के संग रिलेशन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, तो उससे मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब जैसे आर लिया है मैंने एक सेट जिसमें तीन पेयर रखे, 2,5, 7,3 और 0,6, और दूसरा एक एस उठाया जिसमें रखे हैं 4,3, 1,8 एंड 4,6। तो हमारा काम बेसिकली ये है इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना कि क्या ये दोनों ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या लिखे हैं वो देखते हैं। पहला है बोथ आर रिलेशन, दोनों रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन के लिए मैंने बताया था अभी क्या चाहिए, एस प्लस ओ, मतलब सेट ऑर्डर्ड पेयर्स, बात खत्म। सेट है ये, फिक्स्ड एलिमेंट्स है तीन, और एलिमेंट्स कैसे हैं, पेयर्स की फॉर्म। तो यस, आर तो एक रिलेशन है नो डाउट। एस की बात करते हैं, एस में भी सेट है, फिक्स्ड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कैसे हैं, पेयर्स की फॉर्म में, तो हाँ ये भी रिलेशन हो गया। तो यानी हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ये दोनों रिलेशन है, उसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये तो फंक्शन है आर, पर एस फंक्शन नहीं है। क्या ऐसा सही में है? चलिए देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या चाहिए, रिलेशन प्लस प्रॉपर्टी, बस इतना चाहिए, आर प्लस पी, रिलेशन तो है ये, तो वो चीज़ तो हमें चेक नहीं करनी, हमें बस ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या ये प्रॉपर्टी इनमें होल्ड करती है या नहीं करती। प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं भी दो को डिफरेंट को उठाओ, उनका फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। चलिए, सपोज मैं 2,5 और 7,3 को उठाता हूँ, अलग अलग है ये दोनों पेयर, इनका फर्स्ट कंपोनेंट भी अलग अलग है, तो यहाँ तो फेल नहीं है, इनको उठाता हूँ। 2,5 एंड 0,6 ये भी अलग अलग है, इनका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 एंड 0, वो भी बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी गलत साबित नहीं होती। अब यहाँ पे 2,5 और 7, नॉट दिस, सॉरी 7,3 एंड 0,6,
ये भी दोनों अलग अलग है, और इन दोनों का भी फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं है, 7 और 0। तो मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी कहीं फेल हुई नहीं, हमारी प्रॉपर्टी सक्सेस हो गई। हमें ऐसे कोई भी दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिले जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। कोई भी दो ऐसे डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है ही नहीं जिनका सेम फर्स्ट कंपोनेंट हो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब हमें पेयर ऐसे मिल जाते जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होता, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो बस फंक्शन हो गया। तो यानी इतना पार्ट तो करेक्ट है कि यार एक फंक्शन। अब क्या ये पार्ट भी करेक्ट है कि एस इज नॉट, मतलब एस फंक्शन नहीं, क्या ये भी सही है? देखते हैं। चलिए मैं ये दोनों उठाता हूँ, 4,3 1, अलग अलग है, और फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, एक का 4 है एक का 1, नहीं बराबर। अब ये दोनों उठाता हूँ, 4,7 एंड 1,8, ये भी दोनों अलग है, और इनका भी फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब बचा हुआ इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को उठा लिया, बचे कौन से? इन दोनों को। हाँ, 4,3 4,7 ये भी अलग है, पर ये चीज़ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी 4 है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट भी 4 है, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम हो गए और दोनों पेयर तो डिफरेंट है। मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मिल गए जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये फंक्शन भी नहीं होगा। तो मतलब ये जो सही कह रहा है कि एस इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो देखा आपने कि किस तरह हमें एक ऐसा एग्जाम्पल भी मिला जो फंक्शन है, और एक ऐसा एग्जाम्पल भी जो फंक्शन नहीं। तो किस तरह हमने चेक किया कि वो फंक्शन नहीं। तो इसी तरह आपको पेयर चेक करने हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह अगर इनफाइनाइट वाली सिचुएशन हो जाए, खूब सारे पेयर हो, तो कैसे हम चेक करेंगे फंक्शन से। तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं कि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिनके दो ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसके करस्पॉन्डिंग सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट है, तो वो आगे मैं बताऊंगा डिटेल। ठीक है, तो आई होप ये अब तक का डिस्कशन हमारा रिलेशंस ऑफ फंक्शंस पे और उनके थोड़े बहुत एग्जांपल्स पे क्लियर हो। ठीक है, तो इस छोटी सी नॉलेज के साथ मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको आर दे रखा है सेट में, एक्स का वाई है, वाई इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, इस तरह रिलेटेड है ये। पूछ रहा है आर एक रिलेशन है, फिर पूछ रहा है आर एक फंक्शन है क्या। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। अच्छा, फिर दूसरे में आपको कुछ सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, बोल रहा है ये फंक्शन तो है, फंक्शन नहीं है पर एक रिलेशन है, या फिर एक फंक्शन है पर रिलेशन नहीं, क्या इनमें से ट्रू है। और तीसरे में ऐसी एक्स को एम एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं पेयर में, और एम रियल है। ठीक है, एम जो है वो रियल है। तो हाँ, इसमें बेसिकली करेक्शन कर लीजिए। यस, हाँ, एम रियल मत करिए, यहाँ पे जेड कर लीजिए, मतलब एम इंटीजर। एम क्या है, इंटीजर है। आपको पता होंगे इंटीजर्स क्या होता है, तो वो कर लीजिए। तो पूछ रहा है कि ये रिलेशन नहीं है या फिर ये फंक्शन। तो क्या चीज़ है, आप वेरीफाई कीजिए इन 6 प्रॉपर्टीज़ के, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। तो चलिए इनके आंसर्स रिवील कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। फर्स्ट वाले में दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, जो भी आपको दे रखे हैं, मतलब ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। वहीं सेकंड में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बताऊंगा कैसे। और थर्ड वाले में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब टी सिर्फ टी एक फंक्शन है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है टी इज नॉट अ रिलेशन, वो गलत है। ठीक है, अब अगर आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं तो बहुत बढ़िया, आपको मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है रिलेशन और फंक्शन। और अगर आपके तीनों टॉपिक अच्छे, तीनों सही नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन करता हूँ एक एक का, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें आर इस टाइप का सेट दे रखा था जिसमें एक्स का वाई पेयर है और वाई इज इक्वल टू साइन। अच्छा, अब एक चीज़ तो इसमें बतानी आसान है कि ये रिलेशन है नहीं, पता है सेट है, फिर एलिमेंट्स इस टाइप के आएंगे जो इस तरह रिलेटेड होंगे, और एक्स का वाई पेयर्स, तो सेट भी है, ऑर्डर्ड पेयर्स भी है, तो यानी रिलेशन तो है, उसमें कोई डाउट नहीं।
ठीक है। अच्छा, अब बात आती है फंक्शन को कैसे चेक करें, क्योंकि फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेशंस प्लस एक प्रॉपर्टी, ये चाहिए आर प्लस पी। फंक्शंस में हमें क्या चाहिए, रिलेशन के साथ एक प्रॉपर्टी चाहिए। अब रिलेशन तो है पर प्रॉपर्टी क्या चेक है, तो कोई भी दो पेयर उठाने पड़ेंगे। अब इसमें इतने सारे हैं, कैसे पता करें कि कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है नहीं, तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम बेसिकली बनाएंगे इसका ग्राफ, और उसके हेल्प से हम देखेंगे कि बेसिकली ऐसा कोई पेयर मिलता है हमें या नहीं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझिएगा। और वैसे भी इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया है इसका ग्राफ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ ले ली मैंने कोई भी, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है एक्स पे कि वो कहाँ से होगा, तो रियल होगा। तो कुछ एक्स की वैल्यूज़ उठाइए, जैसे 0, π/6, π/4, जिनके करस्पॉन्डिंग हमें एंगल्स पता है, मतलब साइन ऑफ एंगल्स पता है कि बेसिकली उन एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ऐसे जनरलाइज्ड एंगल्स हैं। इसी तरह नेगेटिव में और हायर पावर्स में लिए जा सकते हैं, मैंने सब नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपको बताने के। ठीक है, ये आपको पता होगा आपके पुरानी नॉलेज से, फ्रॉम द 11th एंड द प्रीवियस वन। अच्छा, अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो वो कुछ इस टाइप से हमें दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से एक कर्व बनेगी। कुछ कर्व में आपको इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा कि कर्व बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आई, नीचे ऊपर से नीचे गई, फिर वापस से ऊपर से नीचे गई। और अगर आपको बताऊँ मैं, तो बेसिकली ये सिर्फ यही नहीं होगा, ये पूरी रियल लाइन पे इसी तरह का पैटर्न बनेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बनाऊँ, जैसे अगर मैं यूँ दर्शाऊँ इसे थोड़ा सा, तो ये इसी टाइप का हमेशा पैटर्न बनाए थे। इसी टाइप का पैटर्न इसका चलता रहता है, और वो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टीज के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो आपको शायद पता भी हो या नहीं पता तो बता देता हूँ, साइन ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके आगे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। कैसा फंक्शन होता है, साइन ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक मतलब क्या, पीरियोडिक फंक्शन उसे कहते हैं जो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब कुछ निश्चित समय के बाद अपने आप को वापस वापस अपने आप की अपने पाथ पे चलता है। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स को अगर मैं देखूँ, तो जब यहाँ ये 2 पाई से ऊपर गया, -3 पाई/2 तक वन वैल्यू इसने ली, जैसे आप देख सकते हैं वन वैल्यू। फिर नीचे गया, -पाई पे इसने वैल्यू 0 ले ली। फिर नीचे नेगेटिव में गया और -π/2 पे वैल्यू -1 ली। और फिर ऊपर की तरफ बढ़ा और जीरो पे इसने वैल्यू 0 ली। तो ये इसका पाथ था, ऊपर से लेके नीचे तक इसने फंक्शन की वैल्यूज। अब जब ये 0 से आगे बढ़ा तो फिर से इसने वही वैल्यूज वापस से ली जो इसने पहले -2 पाई से बढ़ते समय ली। और अब π/2 पे पहुंच के वन वैल्यू लेता, मतलब वही दो के इंटरवल के बाद इसने फिर से वन वैल्यू। फिर उसके बाद फिर से पाई तक पहुंचते हुए इसने वैल्यू 0 ली, जो पहले इसने -पाई पे ली थी। फिर नीचे नेगेटिव गया, 3 पाई/2 तक इसने फिर -1 वैल्यू ली, जो इसने पहले -पाई/2 पे ली। और अब आगे बढ़ते हुए 2 पाई पे जाके बेसिकली यहाँ पे कहीं 2 पाई पे वैल्यू 0 ले ले, जो इसने 0 पे। तो देख सकते हैं आप किस तरह इसका ग्राफ ने वापस अपना कर्व ट्रेस कर लिया, मतलब वापस उसी पाथ पे इसने वापस ज्वाइन कर लिया एक इंटरवल के बाद, मतलब एक समय के बाद। वो समय क्या था, ये समय, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस था वही तो समय था, उतना ही तो इस समय लगा। या यहाँ से यहाँ क्या था, एक ही बात है। और ये इलेबोरेट वे में इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसने यहाँ तक कवर किया, वो फिर इसने वापस दोबारा कवर किया, वो इसने फिर वापस कवर किया, वो इसने फिर वापस कवर किया, मतलब वही चीज़ इसने बार बार कवर करी, बार बार वही करी इसने। ऐसे पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे फंक्शन को ही हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन के बाद एक स्पेशल चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। मतलब पीरियड अब क्या होता है, पीरियड मतलब कि उसने कितना समय लिया वापस अपनी पोजीशन गेन कर, मतलब वापस वही चीज़ प्राप्त कर। और साइन एक्स के केस में वो होता है 2 पाई।
साइन एक्स के केस में क्या होता है 2 पाई, इसने 2 पाई डिस्टेंस ली या टाइम लिया वापस अपनी पोजीशन में आने में। कैसे, यहाँ से देख, 0 से लेके बेसिकली इसने कितना लंबा डिस्टेंस था 2 पाई था, ये यहाँ से भी देख सकते हैं 0 से लेके -2। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है तो बेसिकली कितना आएगा डिफरेंस, 2 पाई का आएगा। तो बेसिकली इसको 2 पाई रेडियंस में बोलते हैं या 2 पाई डिग्रीज में ही बोल सकते हैं। तो 2 पाई डिग्रीज इसको लगे का समय इसको लगा या पीरियड इसका 2 पाई है बेसिकली इसको वापस अपना पाथ कवर करने में, मतलब वापस अपने पाथ पे आने में, वही चीज़ इसको वापस करने में इतना समय लगा। इस तरह समझ। दूसरी चीज़, साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी चैप्टर तो वहाँ पता चला होगा ये कंटिन्यूस फंक्शन मतलब ये हमेशा इस तरह चलता रहता है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा कि ऐसा नहीं है कि यूँ गया यूँ इस तरह ब्रेक हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं होगा, ऐसा चीज़ नहीं है, ये फ्लो में चलता रहेगा, इसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और हाँ, अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पे जिसको हम वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो बेसिकली एक जाना पहचाना सा फंक्शन है साइन फंक्शन, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा कि साइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और अब पहचानेंगे कैसे, यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, तो रिलेशन तो हो गई, प्रॉपर्टी हम पहचाने है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंट दो ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग एक और उनका सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ऑर्डर पेयर क्या होता है, यहाँ से वैल्यू लो यहाँ से लो तो जो पॉइंट है वो ऑर्डर पेयर। तो अगर मैं सपोज एक पेयर यहाँ उठाता हूँ और एक पेयर यहाँ उठाता हूँ, ठीक है। अब ये अलग अलग ऑर्डर पेयर है पर इनका सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट नहीं, फर्स्ट कॉम्पोनेंट मतलब ये एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू लाइक नहीं ये अलग होनी चाहिए, ठीक है, इन्हें फर्स्ट कॉम्पोनेंट बोलते हैं। हाँ, ये जितनी भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू लाइक करें ये सारे फर्स्ट कॉम्पोनेंट। तो क्या मुझे इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या मुझे कोई भी फर्स्ट कॉम्पोनेंट के करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग इमेजेस मिल रही, मतलब दो अलग अलग जगह उसकी वैल्यू आ रही है, मतलब इस टाइप से कि जैसे हाँ सपोज यहाँ मैं देख, ठीक है, कि मैं इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे ग्राफ देखूँ तो ग्राफ पे मुझे एक यहाँ भी जाए और एक यहाँ भी, मतलब अगर मैं एक्स में साइन एक्स में वो वैल्यू डालूँ तो वाई की दो अलग अलग वैल्यू मिले कि भाई मुझे ये भी मिल रहा है और भाई मुझे ये भी मिल रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कहीं भी, किसी भी जगह में देख सकते हैं, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है आपको कि कहीं भी अगर मैं कोई भी एक पॉइंट उठाऊं और उसके करस्पॉन्डिंग में पॉइंट वैल्यू डालूं तो मुझे दो अलग अलग वैल्यू दिखे, कहीं भी नहीं। ये सीधे स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो हर जगह एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, कहीं भी ऐसा टाइप का केस नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन खींचने में मुझे दो वैल्यूज मिलती है, ठीक है। इसे बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ग्राफ जो बनाते हैं फंक्शन का उसको हम चेक करते हैं कि बेसिकली फंक्शन है या नहीं, ठीक है। जैसे इस टाइप का अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए कि ये है एक पाथ है, आपको चेक करना है फंक्शन है, तो बेसिकली आप क्या करो एक लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, दो या दो से ज़्यादा पे उस ग्राफ के, तो बेसिकली फंक्शन नहीं होता, इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्यों नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है बेसिकली क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट, ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन पे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज मिलती है, ठीक है। तो वो यही होता है कि हमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स के करस्पॉन्डिंग सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट मिल जाता है, तो इसीलिए वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए फंक्शन नहीं होता। पर अगर यहाँ पे आप कहीं भी बनाओगे, कहीं भी अगर मैं ले लूँ तो मुझे सेम ही मिले, मैं एंड पॉइंट पे ले लूँ चाहे इधर ले लूँ, कहीं भी मुझे हर बार एक ही इमेज मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी मैं डिफरेंट दो ऑर्डर पेयर्स उठाता हूँ तो उनके करस्पॉन्डिंग मुझे उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट मुझे अलग अलग ही मिलेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है फंक्शन के लिए सेटिस्फाई वो हो रही है, ये रिलेशन भी है वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये फंक्शन भी है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन थोड़ा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए कि क्या समझ में नहीं आया और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा, अगर यहाँ पे मैं साइन एक्स की जगह, मतलब मैं साइन एक्स नहीं होता और यहाँ पे मैं कॉस एक्स,
तो क्या तब भी ये फंक्शन होता? रिलेशन तो होता, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, तभी भी इस तरह रिलेटेड होता। पर तब भी क्या ये फंक्शन होता, मतलब उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता? सोचिए थोड़ा। अगर आपका जवाब यस है तो वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि यस उस केस में भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और ये फंक्शन ही कहलाएगा। और बस बेसिकली बता दूं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। जैसे उसका ग्राफ भी इसी तरह चलेगा, पर वो इस टाइप से पैटर्न बनाएगा, इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं, वो भी इसी टाइप से कर्व बनेगा। ठीक है ना, तो वो भी ऐसे ही बनाएगा, जस्ट वो वैल्यूज थोड़ी अलग तरह से लेगा, मतलब इस टाइप, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से वो वैल्यूज लेगा, पर ग्राफ एग्जैक्टली सेम ही बनाएगा, मतलब जिस तरह एक कर्व ट्रेस करेगा। और उसके बारे में बता दूं, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और उसका पीरियड भी 2 पाई होता है, क्योंकि बिल्कुल ग्राफ जैसे सेम एम होता है, तो वो भी 2 पाई रेडियंस के बाद अपनी डिस्टेंस को वापस, अपने पाथ को वापस कवर करेगा उसी सेम पोजीशन में। ठीक है, और वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और वो भी फंक्शन होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फंक्शन होता ही हो, क्योंकि उसके ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, जस्ट ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज होती है, मतलब जैसे साइन 0 पे 0 लेता है तो वो 0 पे 1 लेता है, इस टाइप से थोड़ा पोजीशन में चेंज होता है। ठीक है, बाकी ग्राफ एग्जैक्टली सेम, तो वो भी फंक्शन होता है। अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको कि उसका ग्राफ जैसे इस टाइप से यहाँ से कट करेगा, और फिर यहाँ पे आएगा, हाँ इस टाइप से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही लैग करता है वो, इनके दोनों ग्राफ में थोड़ा, मतलब साइन एक्स के ग्राफ को थोड़ा सा, मतलब ये 90 डिग्री पीछे ले जाओ तो वो कॉस एक्स बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ मैं बता रहा हूँ कॉस एक्स, और या फिर ये भी कह सकते हो कि cos x को 90 डिग्री आगे खिसका दो उसके ग्राफ को, तो वो sin x बन जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री खिसकाओ तो इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos x का ग्राफ आ जाता है बेसिकली इस तरह। तो वो भी एग्जैक्टली सेम होता है, जस्ट थोड़ा एलिमेंट्स के ऑर्डरिंग फर्क होता है, वैल्यूज अलग लेता है वो। ठीक है, इसी तरह इसलिए उसे cos x फंक्शन बोलते हैं। तो वो भी कंटिन्यूस होता है, वो भी फंक्शन होता है उसका, वो भी पीरियोडिक है, जिसका पीरियड 2 पाई। उस केस में भी आप सिमिलरली एलिमेंट्स का वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपको सिंपल पता होगा ग्राफ, तो आपको वैल्यूज लेके ग्राफ बनाएंगे तो होते हैं, आपको पता होना चाहिए उस ग्राफ किस टाइप से बनता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ये, एक एस दे रखा था जिसमें 3 एलिमेंट्स। अब आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, तो मैं कुछ और नॉलेज भी देना चाहूँगा समझाने के लिए। मैंने एक बॉक्स में फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे बॉक्स में सेकंड कंपोनेंट रहती है, मतलब इन पेयर्स के जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट उन एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में इनके सेकंड कंपोनेंट जो कि बेसिकली तीनों में सेम है, उनको रख दिया है। और इस तरह से मैपिंग के जरिए उनको दिखाया है, मतलब कि किस तरह -5 के संग 2 है, 1 के संग 2 है और 8 के संग 2 है, तो उसको एरो के संग रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको बेसिकली मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह मैं मैप भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो रिलेशन तो होगा बेसिकली डेफिनेटली जो हमारा ठीक है, तो रिलेशन तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, फिक्स है ordered pair। और फंक्शन होगा, चेक कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, जैसे इन दोनों पेयर को उठाया डिफरेंट है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं है। इन दोनों को उठाया, फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं है। और इन दोनों को उठाया, इनके ही डिफरेंट है और फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम नहीं है, तो मतलब फंक्शन तो है डायरेक्ट। दूसरा तरीका आप इस तरह के मैपिंग बना के भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ये, तो कोई भी अगर मैं पेयर लूँ तो वो डिफरेंट है, और फर्स्ट कंपोनेंट सबके अलग है, मतलब मेरे को इस टाइप की चीज़ नहीं मिली। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये कि एक के करस्पॉन्डिंग इस तरह, ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ मिलने पे मैं उसे फंक्शन नहीं करता, क्योंकि मतलब ये दो पेयर्स हैं, एक एक्स कॉम वाई, एक एक्स कॉम वाई, दोनों की अलग अलग इमेजेस हैं, पर उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम, ऐसा मुझे नहीं चाहिए।
और ऐसा यहाँ हो भी नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे सपोज इस -5 को एक और किसी 1 से मैप कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसमें फंक्शन नहीं रहेगा। पर अगर मैं वहीं पे 0 रखूँ और इसको 0 से मैप कर दूँ तो ये फंक्शन रहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 0 1 से मैप्ड है और -5 1 है 2 से मैप्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन है बस। और बेसिकली ऐसे टाइप के जो फंक्शन दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, अगर आपको पता हो तो बताइए। इसको बेसिकली हम मैनी वन फंक्शन के नाम से जानते हैं। मैनी वन फंक्शन मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, मैनी वन मतलब कि ये मैनी पॉइंट्स की जो इमेजेस है, इमेज मतलब जो वैल्यू दे रहा है या जिसके संग वो मैप हो रहा है वो एक है। मैनी पॉइंट्स आर मैप टू वन, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मैनी वन मतलब मैनी मतलब खूब सारे एक पे जा रहे हैं, तो इसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं जैसे मैं यहाँ 0 रखूँ और यहाँ 1 रखता हूँ सपोज, और सब इसको भी मैप कर देता हूँ, तब भी इसे मैनी वन फंक्शन ही कहेंगे, ठीक है। मैनी वन फंक्शन मतलब कोई ये नहीं है कि कोई ऐसा पेयर मुझे मिल जाए जो सिर्फ एक पे जा रहा हो तो उसे मैनी वन फंक्शन नहीं बोलेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे बस ऐसा ऐसा पेयर चाहिए जिसमें किन्हीं दो या दो से ज़्यादा की मैपिंग जो हो या उनकी इमेज जो हो बेसिकली एक हो, बस। दोनों में अंतर समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस चीज़ में जब इन दोनों की इमेजेस सेम है, ठीक है, और इस चीज़ में जब इसकी दो इमेज, ये चीज़ फंक्शन होती है मगर ये चीज़ फंक्शन नहीं है, ठीक है, ओके। ऐसे टाइप को मैं मैनी वन फंक्शन बोलता हूँ और ऐसे टाइप को मैं नॉट अ फंक्शन बोलता हूँ। फंक्शन ही नहीं होता ये, एक की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर दो की एक पॉसिबल, करेक्ट, ओके। तो आई होप इससे भी थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और बाकी आपको थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा क्लियर करेगा। तो थर्ड वाले में हमें गिवन था ये एक सेट एक्स कॉमा एम एक्स, इसे बेसिकली टी नाम दिया गया था, yes, ठीक है, जहाँ एम जो है वो जेड में, मैंने करेक्ट बता दिया था कि जेड में लेना है, मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब 0 आप ले सकते हैं, फिर आप 1 इसमें ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 एंड सो ऑन, खूब सारे इंटीजर्स में वो ले सकते हैं। और सेट में एक्स कॉमा एम एक्स, तो बेसिकली ये रिलेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फंक्शन की बात हमें करनी है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। रिलेशन है क्योंकि सेट है डेफिनेटली, और ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस टाइप से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस सेट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो, या मैं इस तरह से और दे सकता था इसको कि मैं इस तरह एक्स कॉमा वाई सच दैट, पहले तो m बिलोंग्स टू z, m एक इंटीजर है, और साथ में मैं ये दे y इक्वल्स टू mx, मैं इस तरह से भी लिख सकता था इसके अंदर कि y इक्वल टू mx इस तरह रिलेटेड है, जैसे आपने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन मैंने इस टाइप से लिखा था y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 या y इक्वल टू एक्स टू द पावर, हाँ, तो मैं y की अलग ना लिख के मैं y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ कि एक्स टू द पावर 5 या एक्स mx, ठीक है, वो एक ही बात है, वो कोई अलग अलग चीज़ नहीं। अच्छा, रिलेशन हो गया ये। अब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली नहीं देख सकते आप, तो इसलिए मैं ग्राफ से थोड़ा क्लियर करूँगा कि इस टाइप के ग्राफ दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे दिखेंगे, और अलग अलग m की वैल्यूज़ के मैं ग्राफ बनाऊँगा और बताऊँगा। तो जैसे अगर m की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो आपके पास कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, दिख रहा है आपको, पता है वैसे भी कि स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। अगर m को मैं 0 लेता तो बेसिकली ये x एक्सेस ही हो जाता, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली फंक्शन ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए वैल्यू मेरे को 0 ही मिलेगी, तो कोई ऐसा सेम नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं 1 लेता हूँ तभी भी आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है,
मैं कहीं भी स्ट्रेट लाइन खींचूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, तो हमेशा एक ही मिलेगा, कभी वो 2 बार ट्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली m इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन मिल गया। अच्छा, m इक्वल टू 2 करूँ तो बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे m इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ था, तो जब मैंने m की वैल्यू बढ़ाई तो ये ग्राफ थोड़ा आगे की तरफ खिसक गया, और इधर से ये और नीचे की तरफ। ये भी फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेटली आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ग्राफ से इस टाइप का दिखेगा ये, और हो सकता है। वहीं अगर मैं m इक्वल टू 3 देखूँ तो अब ये थोड़ा और आगे खिसक गया, और इधर थोड़ा और नीचे, एंड m इक्वल टू 4 के लिए और आगे, और इधर और ज़्यादा नीचे। तो जैसे जैसे मैं m की वैल्यूज बढ़ाता रहूँगा, ये ग्राफ मेरा सडनली और आगे बढ़ता रहेगा। और अगर ताज्जुब की बात बताऊँ कि अगर m में ज़्यादा हाई कर दूंगा, इन्फिनिटी कर दूंगा, तो बेसिकली यहाँ इस वाई एक्स के मतलब बहुत ज़्यादा करीब करेगा जब मैं y की वैल्यू m की वैल्यू बहुत बढ़ा दूँ, तो ये पूरा ये वाई एक्सिस के करीब पहुँच जाए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इधर पहुँच जाए। ठीक है ना। अच्छा, तो आपने देखा कि हर एक के लिए, हाँ, हर एक के लिए फंक्शन बनेगा, तो आप ये मत कह दीजिएगा कि नहीं मैं तो बना रहा हूँ ये 2 पॉइंट मिलेगा, नहीं। अगर आप देखेंगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, वो एक ही मिलेगा। वो करीब है ज़्यादा, तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट पेयर ही मिलेगा। और एक रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन्स हमेशा फंक्शन ही बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन्स फंक्शन ही बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि क्या नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा, क्या उसके लिए भी फंक्शन बनाएगा? हाँ, चलिए देखते हैं। अगर m के लिए -1 होते हैं तो क्या, तो इसका ग्राफ जो पहले पॉजिटिव के लिए इस टाइप से बन रहा था इधर, अब वो नेगेटिव के लिए, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, मैंने ढंग से नहीं बनाया, तो नेगेटिव के लिए वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी मिरर इमेज ये है। मतलब अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस पे एक मिरर रख दूँ, यानी शीशा रख दूँ, तो उसकी जो इमेज आएगी वो बेसिकली ये है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे वहाँ पॉजिटिव में अगर मैं एम पी वैल्यूज बढ़ा रहा था, तो वो इधर वाई एक्सिस के और करीब पहुँच रहे थे, तो इसकी तरफ बढ़ रहे थे, और नीचे से इधर, नीचे से, तो क्या इसमें भी होता है सर? बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें भी होता है, ये नीचे नहीं है, हाँ इसमें भी आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर एम के लिए -2 पुट करूँगा तो इसमें भी आगे बढ़ेगा, -3 पुट करूँगा तो भी आगे बढ़ेगा, -4 पुट करूँगा तो भी आगे ही बढ़ेगा। मतलब इन ऑल इसमें भी आगे ही बढ़ेगा इधर से। ठीक है, कभी इधर नहीं बढ़ेगा ये, अनलेस आप m की वैल्यू कम कर रहे हो। m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमेशा ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये भी फंक्शन है बेसिकली, स्ट्रेट लाइन से सारी। वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप देख सकते हैं, मैंने बताया अभी आपको कैसे चेक करते हैं, तो बेसिकली बताया रिजल्ट भी कि स्ट्रेट लाइन हमेशा फंक्शन ही बनेगी। ठीक है, तो जब n की वैल्यू ज़्यादा बड़ी करता हूँ तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और करीब जाएगा इस वाई एक्सिस। जब 10,000 100,000 बहुत ज़्यादा करूँगा तो यहाँ इस तरह से घिच पिच हो जाएगी लाइन्स के बीच में, और ये पर यहीं रहेगी, और ऐसे ही नीचे से ये बहुत करीब पहुँच। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली जनरल ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स का। अगर आपको कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ दिखता कैसे है, क्योंकि बजाय अगर आप वहाँ प्लॉट करने बैठेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर अगर आपको पता होगा कि m की वैल्यू में नेगेटिव में बढ़ाऊँ, मतलब -1 -2 -3 करता रहूँगा, तो वो आगे y एक्सिस की तरफ जाएगा, चाहे पॉजिटिव में बढ़ाऊँ तो भी इधर जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा थोड़ा ग्राफ, तो आप आइडिया लगा के बता सकते हैं कि यस इट इज़ अ फंक्शन, या किस टाइप से इसका ग्राफ है। ठीक है, ओके, सो आई होप थोड़ा बहुत नॉलेज से क्लियर हुआ होगा आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए कि रिलेशंस और फंक्शंस होता क्या है actually। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपना कमेंट या जो भी आपको डाउट है वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करिए, और बताइए कि क्या चीज़ है जो समझ में नहीं है, जिससे मैं अगली बार उसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है ना। चलिए, और बेसिकली एक चीज़ बताना वाला हूँ। यस, ओके, शायद वो चीज़ बाद में आएगी। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन बेसिकली है लिंकेज क्या होता है रिलेशंस ऑफ फंक्शन। लिंकेज मतलब उनमें आपस में
किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, मतलब क्या चीज़ है जो इनको बांधे रखे। मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक रिलेशन एक फंक्शन होता है, मतलब क्या किसको इम्प्लाई करता है, क्या इससे यहाँ पे जा सकता हूँ या क्या इससे यहाँ पे जा सकता हूँ, या हर फंक्शन रिलेशन होता है, क्या चीज़ ऐसा है जो ज़रूर हो, ठीक है ना। क्या मैं हर रिलेशन को फंक्शन कह दूंगा या क्या मैं हर फंक्शन को रिलेशन कह दूंगा, ठीक है। तो सोचिए इसका जवाब, थोड़ा सा जो भी हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं अभी तक, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बता देता हूँ मैं पहले ही क्लियरली। यस, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है और ये चीज़ ट्रू नहीं, ठीक है। हर हर चलिए क्लियर करता हूँ। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमें क्या चाहिए, आर प्लस बी, याद है ना। आर प्लस बी मतलब फंक्शन में डेफिनेशन में ही हमें रिलेशन तो चाहिए ही पहले पहले। तो हर फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन तो हो गई, अगर रिलेशन नहीं है तो फंक्शन ही नहीं, तो हर फंक्शन एक रिलेशन होगा, करेक्ट। अब क्या हर रिलेशन भी फंक्शन होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, और आप एक सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं सपोज लेता हूँ 4,0 का एक सेट बनाता हूँ जिसमें एक 4,0 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, एंड एक है 4, कोई भी दे सकते हैं, 4, सपोज 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको आर दे रहा हूँ तो इस रिलेशन है, क्योंकि इसमें सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, कोई डाउट नहीं है। पर ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी जो है पी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही इस आर में, क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स तो मिल रहे हैं पर उनके फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेम, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बेसिकली फंक्शन भी नहीं, ये बस एक रिलेशन। तो हर फंक्शन एक हर रिलेशन एक फंक्शन होता है, ये बात हो गई गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि हर फंक्शन एक रिलेशन, ना कि हर रिलेशन एक फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर और हुआ होगा आपको कि इनमें आपस में क्या समानता है, किस तरह कौन सी चीज़ किसको इम्प्लाई करती है, ठीक है। चलिए, अब आज का सेशन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको हर सेशन के बाद एक होमवर्क क्वेश्चंस का सेट मिलेगा जिसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, आपकी प्रैक्टिस के आप घर पे इन्हें ट्राई कीजिएगा, और इनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेसन में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे आज के पहला होमवर्क क्वेश्चन। पहले में आपको दे रखा है कि ए रियल नंबर्स का सेट है, और दूसरे में और आर बेसिकली इस टाइप से कुछ सेट बना रखा है, एलिमेंट्स इस टाइप से है उसमें। तो आपको बताना है कि आर एक फंक्शन होगा, या दूसरा ऑप्शन आर एक रिलेशन तो होगा पर एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में आपको टी भी एक सेट बना रखा है कुछ इस टाइप से, तो आपको बताना है, बोला गया है कि एक फंक्शन है पर फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है पर एक रिलेशन है, तो क्या ये सही है या गलत है, क्या है बताता नहीं। और थर्ड क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि पी बेसिकली एक्स कमा वाई का पेयर है, जहाँ एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, ठीक है, मतलब वाइफ कमा हस्बैंड टाइप का पेयर है। तो क्या ये फंक्शन भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, या क्या ये जस्ट एक फंक्शन है, मतलब सिर्फ एक फंक्शन है पर एक रिलेशन नहीं, ठीक है। और चौथे में भी एक सेट बना रखा है जिसमें बी इज इक्वल टू ए है, और आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है, ट्रू और फॉल्स। और पांचवें में भी स्टेप ये है कि जेड इक्वल टू, अच्छा जेड मतलब इंटीजर नहीं है, बता दूं ये सिर्फ एक सेट का नाम है, तो कहीं कंफ्यूज कर जाओ। जेड इक्वल टू एम्प्टी सेट एक रिलेशन है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो बहुत सिंपल से 5 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं, जो भी आज को हमने पढ़ा है इस लेक्चर में उस पर है ये, ट्राई कीजिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे पहले हम इन होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि कल का हमारा लेक्चर, क्योंकि आज का शॉर्ट इंट्रो दे दिया हमने, तो कल का हम इन्वर्स टी फंक्शंस पे आगे डिस्कशन करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से वो बनते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको डिटेल में बताएंगे, ओके। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस लेक्चर से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहें इस चैनल की, ठीक है ना। और लाइक ज़रूर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ और, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं इस चैनल्स के ऊपर तो वो भी जाके कमेंट्स में बताइए। कोई भी डाउट है वो भी कमेंट्स में बताइए, क्योंकि वही हमारा ज़रिया है इंटरेक्ट करने। ठीक है ना? आपके कमेंट्स पे ध्यान दिया जाएगा और अपने वीडियोस में उतना सुधार करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई और बुक फॉलो करवाना चाहते हैं कि कोई और बुक भी मैं फॉलो करूँ, उससे भी मैं क्वेश्चंस कराऊँ, प्रैक्टिस कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगा उस वीडियो को भी फॉलो करने का, उस बुक को भी फॉलो करने का। कोई भी आज के सेशंस में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको भी मेंशन कीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ ये तीनों चीज़ ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितना भी हो सके, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।